हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं और इसे आज पूरा खत्म करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम इसे एंड करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इनिशियली सबसे पहले हम जो बात करते हैं, ये चैप्टर डिवाइड है मोस्टली तीन चीजों में। बाकी छोटी मोटी चीज तो आगे बढ़ते रहेंगे। तीन चीजों में, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्ड इज योर मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है वो शायद नया पार्ट है आप लोगों के लिए, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो फिर ये भी नया पार्ट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। तो कोई बात नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की बारे में बात करेंगे। देखिए, मेटल्स जो मेटेलिक लस्टर मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता। अब मैं बता देता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जो याद करना है आपको, एक्सेप्ट डायमंड। ओके, मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू शो लस्टर एक्सेप्ट few metals like potassium, sodium, etc. etc. Okay. Okay. हार्डनेस की बात करेंगे, दे आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट वही सोडियम पोटेशियम। ठीक है, बहुत कम हार्ड होते हैं। मींस अगर मैं इसको हार्ड ना भी बोलूं तो चलेगा, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मेटल्स, बिकॉज वी कैन कट बाय अ शार्प नाइफ। हम इतने इतने हल्के होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे शार्प नाइफ से काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी गो विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल स्टैंड्स फॉर दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। एक्सेप्ट वी विल गो विद डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट विल गो विद डक्टिलिटी। अब आपको पता है डक्टिलिटी का मतलब और मैलेबिलिटी का मतलब, दो प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी मैटर को एक पतले वायर्स में शेप कर सकें। मैलेबिलिटी, हम थिन शीट्स में उसे शेप कर सकें। अब ये प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसमें नहीं होती, और ये प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्ट वही सेम चीज है, एक्सेप्ट इन दोनों में, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। ठीक है, बाकी और किसी में कोई एक्सेप्शन इन दोनों में नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेप्ट, we all know what we'll go with graphite. Graphite has a great electrical conductivity. Yeah. नेक्स्ट, इसके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसके पास नहीं होती एक्सेप्ट डायमंड। सोनारिटी की बात करेंगे, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, सोनारिटी का मतलब क्या होता है? सोनरस द प्रॉपर्टी, सोनरस एक उस टर्म को बोलते हैं जिससे फॉर एग्जांपल हम मेटल्स को अगर स्ट्राइक करें तो उसमें अंदर ही अंदर एक आवाज हो। This property is called as sonority and the metal is called as sonorous metal. तो ये जो है सोनारिटी, ये मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। यहाँ पे वही आएगा एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट विल गो विद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेटल्स हैव अ ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दे हैव हाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीपी। ठीक है, और इनके पास जनरली लो एमपी एंड बीपी होता है। एक्सेप्ट वही सेम चीज डायमंड। डायमंड तो काफी टेम्परेचर झेल सकता है। ओके, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत ही सिंपल है। एक टेबल बनाकर पट 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 रोज आप याद करते जाइए, रोज थोड़ा थोड़ा करते जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी वेरी मतलब सुपर इजी है ये पार्ट तो। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। सबसे पहले हमें जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, विल गो विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिएगा, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन बनाता हूं। कोई भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सिंपल, मेटल ऑक्साइड। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी चीज मैं बताता हूँ। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आपको एक बात पता होगी कि अपोजिट पोलैरिटी की चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। Just like male attracts female and female attracts male. Just like that, basic solution attracts acidic solution and acidic solution attracts basic solution. Very simple. तो कोई बात नहीं, ये चीज तो मैंने आपको अभी समझाई, आगे काम आएगी कैसे वो मैं आके बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी मेटल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सोडियम। सोडियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ। अब आपने एक नाइन्थ में वो चीज पढ़ी थी, Na की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, कट कराया इसको, ऐसे कट कराया तो Na2O बन गया। बस वही करना है, Na2O। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इतना अगर दिमाग लगाएंगे तो इसमें काम हो जाना है भैया जी। ठीक है, अब Mg+O2 गिव्स MgO। अब बताएं ये कैसे हुआ, देखिए वही सेम चीज, Mg और O, दो 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 आपस में रिएक्ट कराया, कितना हो जाए Mg2O2। बिल्कुल, और सॉल्व करेंगे MgO। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल गो विद रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सोडियम है, सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहली चीज वो क्या बनाएगा, वो अपना एक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सबके साथ सेम होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मतलब हम इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखें तो ऐसा होगा कि मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये। चलिए मैं इसकी जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको अच्छे से मार्क कर दूंगा, पूरा नीचे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स हम एक नॉर्मल एसिड से पढ़ेंगे और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो विद ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिएगा एक सॉल्ट बनेगा और नेक्स्ट एक हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम लिया, एसिड लिया HCl, सॉल्ट बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, टू टू एंड टू। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो हमारी मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, और सबसे पहले बताएंगी एक सॉल्ट बनाएंगी। एक सेकंड आपको अब दिखाते हैं, मेटल ऑक्साइड को भी लेते हैं, Na2O ले लेते हैं और एसिड ले लेते हैं HCl। क्या बनाएगी, नॉर्मल एक हमारा NaCl बनाएगी और H2O बनाएगी। ठीक है, नॉर्मल वही बैलेंस कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये हो चुका है। चलिए अब इतना ही सिंपल था, तो यहाँ पे अच्छा लिख भी देते हैं, सॉरी वाटर। ठीक है, एक हम ये लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। अब इसको पढ़ने के पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि जो ये एक्चुअली सीधी होती है, मैंने इसको ऐसा बनाया है कि जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो रिएक्टिविटी घटती है और नीचे से ऊपर जाएं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो सिंपल यही कहानी है। अब हम क्या करेंगे, एक हाई रिएक्टिव मेटल लेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल लेंगे और एक सॉल्ट लेंगे। उससे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और दिस इज सॉल्ट 2, दिस इज सॉल्ट 1 और एक मेटल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारी स्केलेटल इक्वेशन होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई रिएक्टिव मेटल हमने ले लिया एक सोडियम, एक सॉल्ट ले लिया, किसका सॉल्ट ले लें, चलिए देखते हैं। यहाँ से किसी सोडियम से नीचे वाला कोई भी सॉल्ट ले लें जो उससे कम रिएक्टिव हो। चलिए हम क्या करते हैं, Mg का सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, MgSO4 ले लिया। अब क्या होगा, ये सॉल्ट बनाया किसके साथ, क्योंकि ये रिएक्टिव है ज्यादा, जो रिएक्टिव होता है वो फटाक उठ के एक मेटल को हटा देता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया था। तो क्या बनाएगा, Na2SO4 और यहाँ पे जो मेटल निकलेगा वो होगा Mg। बस इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जनरली विद पहली है विद वाटर। अब नॉर्मली नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट द फ्यू, जिसमें सबसे पहला है हमारा सोडियम। अब सॉरी सल्फर। अब नॉर्मल देखिएगा जो सल्फर, मतलब सॉरी पहले हम बात करते हैं उसकी, लाइक वाटर की नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते ना स्टीम से ना उससे। कुछ होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं। अब बात करेंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब सबसे पहले सल्फर जो होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन देगा और SO2 और H2O रिलीज करेगा। HNO3 जो होगा नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा, NO2 देगा और ये देगा नहीं, सिंपली एक ऑक्साइड देगा और वाटर देगा। इस केस में बस एक हाइड्रो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा आ रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
अब इसमें होता क्या है, नॉन मेटल में हम बस चार ही मेटल देखते हैं, नॉन मेटल देखते हैं। ठीक है, ये होगा जिसका साइज जितना कम, देखो साइज ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। ठीक है, जिसका साइज जितना कम वो उतना ही रिएक्टिव। चलिए, यानी अगर मैं बात करूं Cl2 प्लस NaBr, तो ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, NaCl प्लस Br2, बस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि Br2 प्लस NaCl, क्योंकि मैंने बताया जो जितना ये रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा, तो Br2 इज लेस रिएक्टिव देन Cl, देयरफॉर ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज की। अब आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, देखिएगा आयनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जो एक्चुअल शेयरिंग से नहीं बट एक्चुअल ट्रांसफर से दें, यानी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। जैसे कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मीन्स ये क्या करेगा, मीन्स ये करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा और बनाएगा Na प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन। Cl का आपको पता है 2,8,7 होती है, तो ये भाई साहब क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और Cl नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों बोला, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एंड में 8 बचेगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 8 हो रहा है। अब देखिएगा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही Cl में ऐड हो रहा है, तो आगे जाके हमें ये पूरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो Na प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे, तो Na प्लस Cl गिव्स यू Na प्लस Cl माइनस। सिंपल, वेरी सिंपल। तो इस टाइप के हम कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, अगर सबसे पहली बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो होती हैं ये क्रिस्टलाइन होती हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल जैसी होती है, लेकिन साथ में ये ब्रिटल भी होती हैं। ब्रिटल के साथ साथ इनकी जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी इनके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है, किसमें, एक्चुअली जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तब इनके आयंस मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो आयंस के मूव की वजह से आती है। जब क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयन मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि जबकि ये अपने एक्वा स्टेट में हो या फिर अपने लिक्विड स्टेट में हो, तब ये क्या करेंगे, ये अपने आयंस को मूव कर सकते हैं, देयरफॉर तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो होती है, हम बात करेंगे इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी अच्छी खासी हाई होती है। फोर्थ हम बात करेंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तब हम किसकी वजह से देखते हैं, हम उनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसके हिसाब से देखते हैं। जनरली मैंने बताया इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। बात समझे, तो आयनिक कंपाउंड बहुत ही सिंपल टाइप के कंपाउंड्स है जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट विल गो विद मेटलर्जी। अब मेटलर्जी ये जो है ये टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। आपका आपने जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये बिल्कुल उससे अलग है। बस इसके बारे में मुझे पढ़ना है। एक्चुअली मेटलर्जी इज अ टर्म, is a science, is a branch of science which deals with the extraction of metals from the earth's surface and crust of the earth। तो हम बोलेंगे it is a branch of science which deals with extraction of metals from earth's crust। ठीक है, अब ये मेटलर्जी जो टर्म है वो हमें जनरली एक साइंस में एक अलग ही ब्रांच होती है। लाइक मेटलर्जी आगे जाके जैसे वो होते हैं ना, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है हमारे उसमें, रिजर्व एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ये करते हैं, फॉसल की खोज करते हैं, वो मेटल्स की खोज करते हैं, वो मेटलर्जी उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंडर आता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर।
ठीक है। अब ये जो मेटलर्जी है इसमें तीन टाइप के मेटल्स होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव आप समझ सकते हैं, वो किसी न किसी गाँव में होंगे, उनको पट से हटा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उनको कहीं भी बैठा सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। मीडियम और लो के लिए हम तो अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल टेबल बनाते हैं। देखिए ओर होंगे, अब ओर में हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं, आपको भी पता है, जैसे मैंने बताया। क्या केस हो सकते हैं? पहला केस होगा कि कोई हमारे पास जैसे एक हो गया हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल, एक हो गया मीडियम रिएक्टिव मेटल और एक हो गया लो रिएक्टिव मेटल। ये तीन टाइप के हो सकते हैं। अब हाई में हम क्या करेंगे? सिंपल हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हमें क्या मिल जाएगा? मेटल। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आगे बताऊंगा क्या होता है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के साथ हम क्या करेंगे? देखिए हम सिंपल एक काम करेंगे, इनकी हमें दो तरीके हो सकते हैं। क्या? या तो ये हमें मिले किसी सल्फेट की फॉर्म में, या तो हम मिले ये किसी कार्बोनेट की फॉर्म में, या तो ये मिले हमें सल्फेट की फॉर्म में, ठीक है। अब कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल इनकी करा देंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। और सल्फेट में होंगे तो हम इनकी करा देंगे रोस्टिंग, ठीक है। अब दोनों से हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मतलब दोनों से हम ऐसे ना लेके हम इसको लिख दें कुछ इस तरीके से, दोनों से हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड का हम करा दें रिडक्शन, रिडक्शन में से क्या मिल जाएगा? मेटल। वेरी सिंपल। अब एक कार्बोनेट मिलेगा तो कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है? देखिए दोनों में हम क्या करेंगे? दोनों में हम हीट करेंगे, कैल्सिनेशन हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग में भी हम हीट करेंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब लो रिएक्टिव मेटल्स में हमें जनरली सल्फेट ही मिलता है। अब सल्फेट मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वही चीज रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग से हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल से हम क्या करेंगे? इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद वही चीज हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब यही हमारा पूरा केस चलता है, मतलब यही टेबल से हम हर चीज याद कर सकते हैं। लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव तो आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको पूछेगा कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, अब रिडक्शन कैसे कराएंगे, ये कैसे कराएंगे। रिडक्शन आपको पता है, कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे रिडक्शन में करा दिया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट से हमने रिडक्शन करा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़े बहुत हमें ये देखने हैं, लाइक हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। पहला है सिनेबर। सिनेबर इज HgS, इट्स अ सल्फाइड ऑफ सॉरी Hg विच इज मर्क्यूरी। अब HgS को हमने क्या बोला? सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टली HgS आ गया, तो इसकी रोस्टिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और हीट कराया, हमें ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड को हमने और हीट कराया तो हमें ये क्या नाम है, मर्क्यूरी मिल गई। दिस इज नथिंग बट रिडक्शन, इसको इस प्रोसेस को हम रिडक्शन का, ये क्या है? ये आपका है रोस्टिंग, ठीक है। दिस इज योर रोस्टिंग प्रोसेस एंड दिस इज योर रिडक्शन प्रोसेस। बात समझिए, मुझे बहुत सिंपल ही है। नेक्स्ट कॉपर ग्लास, दिस कॉपर ग्लास तो कॉपर सल्फाइड, वही चीज करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग के बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे क्या, कॉपर ऑक्साइड सल्फेट का एक पूरा एक सोल्यूशन लेना पड़ता है, सोल्यूशन इन द सेंस पूरा मिक्सर लेना पड़ता है, उसको फिर से हम हीट कराएंगे। हीट कराएंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और हमें SO2 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये कॉपर ऑक्साइड गलत लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बस बहुत सिंपल, इतना ही सिंपल है। चलिए अब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार हर जगह इसका क्वेश्चन का मतलब हर बार पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट रिएक्शन, कुछ नहीं है इसमें याद, आपको कुछ नहीं करना, बस ये रिएक्शन याद करनी है। Fe2O3, ये जो है हमारा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर विच गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe। अभी थर्माइट वेल्डिंग होती कहाँ पर है? जनरली रेलवे स्टेशन पे जो सारी क्या नाम है, रेलवे पे जो वो होती है पटरियां, उस पटरियों की वेल्डिंग नॉर्मल तरीके से नहीं होती,
कुछ थर्माइट वेल्डिंग के थ्रू होती है। Fe2O3 का हम सोल्यूशन लेके उसमें एल्यूमिनियम का पाउडर डालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है और Fe निकल जाता है। ठीक है, Fe यूज होता है, वो जोड़ता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये जनरली हमारे कहाँ पे रेल पटरीज में यूज होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन मैंने जैसा आपको बोला था मैं आपको कराऊंगा और मैं आपको कराता हूँ। देखिएगा, जैसा आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हमारा बताता है दिस इज योर एनोड, नेगेटिव टर्मिनल दिस इज योर कैथोड। यहाँ पॉजिटिव 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 में ऐसे बनाते हैं ब्लैक से। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव ही है ना, तभी तो एनोड हुआ ये। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव। चलिए, अब इसमें होता क्या है कि आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो प्लस की फॉर्म में होते हैं। प्लस इन द सेंस विल गो विद लाइक दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला जो मेटल होगा वो यहाँ पर आना चाहेगा नेगेटिव पर, तो मेटल यहाँ पर आके डिपॉजिट होता है और ये रॉड थिक हो जाती है। थिक होने लगती है रॉड, बहुत बहुत थिक हो जाती है। ठीक है, जैसी रॉड थिक होती है उसके बाद आप देखेंगे मेटल तो यहाँ से आया, बिकॉज इम्प्योर हमने यहाँ पर रखा है मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल है, ये प्योर ही मेटल का रखते हैं। ये प्योर कैथोड वाला प्योर मेटल, एनोड वाला इम्प्योर मेटल। यहाँ पे डिस्पोज होता जा रहा है, जो गंदगी बच रही है वो नीचे यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रही है। इस गंदगी को हम कह रहे हैं एनोड मड, एनोड से मड निकली। ठीक है, इतनी बात तो बहुत इजी है और क्लियर होनी चाहिए। अभी धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और हमें प्योर क्या नाम है मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलिफाइंग हम जनरली हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने आपको पढ़ा दिया। कोरोजन, वेरी 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 सिंपल। कोरोजन इज द, ये आपने पढ़ भी रखा है, ईटिंग, इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, ईटिंग अवे ऑफ मेटल एंड फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड लेयर। चलिए, ऑक्साइड लेयर बनाना, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि Fe व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और थोड़ा सा हीट तो क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये मैंने आपको कोरिजन में बताया था। अब कोरिजन से बचने के तरीके, कोरिजन से सिंपल बचने का तरीका है पेंटिंग कर लो, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर लो। ठीक है, कोई ऑयल अप्लाई कर दो, उसका सरफेस काट दो। सरफेस काट दो मतलब उस सरफेस का ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट काट दो। ठीक है, ये कोरिजन के कुछ बचने के तरीके हैं, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखे, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा करूंगा। एलॉय के बारे में बात करते हैं। अब एलॉय जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड मेटल्स। अब एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। अब इस मिक्सचर की खास बात क्या होती है, ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अलॉयज जो हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू स्ट्रक्चर। आजकल देखे होंगे अलॉय का बड़ा शौक है, अलॉय लगवाते हैं, अलॉय लगवाते हैं, कारों में लगवाते हैं, बाइकों में लगवाते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो सॉलिड मेटल्स का मिक्सचर होता है जो कि उन्हें लिक्विड करके आपस में मिलाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो उनका मिक्सचर बन जाता है। अब हर मिक्सचर का अलग अलग अपनी तरीके से होता है। ठीक है, हर अलॉय का अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, एक ब्रॉन्ज हमारा एक एलॉय है, एक ब्रास हमारा एक एलॉय है। अब ये तो पता होगा कि ये होता है हमारा ब्रॉन्ज जो होता है वो कांच से होता है, और क्या नाम है, कांच से इन द सेंस ब्रॉन्ज वो होता है नहीं मेटल, सॉरी कांच से मैं गलत बोल गया, जो मेडल देते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ब्रास आपने सुना होगा घर में पीतल होती है। ठीक है, तो ये होते हैं, दीज आर टाइप ऑफ सम एलॉयज। अब इतना अगर आपने पढ़ लिया इस पूरे चैप्टर में, तो आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया। तो ये चैप्टर हमने बहुत ही पट 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 तैयार करा, मतलब यूं आसानी से कर लिया। अब ऐसे ही, अब आपको सबसे पहले तो थैंक यू, और ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें। ये वीडियो बहुत समय बाद मेरे चैनल पे पड़ रही है, बट फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी वीडियोस की जो संख्या है वो फ्रीक्वेंट रहे।
हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारी वीडियोस पढ़ती रहें और हमारे ये चैप्टर फट 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 तैयार होते जाएं। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मैं अभी आगे लेके आऊंगा। एक मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री में क्लास चैप्टर बच रहा है जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब वो भी करा के मैं पूरी केमिस्ट्री का एक मतलब टॉपिक वाइज या फिर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लेके आऊँ। अब उससे क्या होगा, आपको एक केमिस्ट्री आप ओवरऑल कर लेंगे, आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मोर ओवर, जब हम फिजिक्स पूरा करेंगे तो फिजिक्स का भी पूरा लेके आएंगे। जब हम बायोलॉजी पूरी करेंगे, बायोलॉजी का भी पूरा लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शायद पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं पढ़ाया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन इसमें करेंगे। रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे। फिर at the end we will go with like environment etc and we'll go with physics में magnetic effects of currents etc। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।